इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट प्लेन को दिखाते हुए जिसमें अमेरिकन ग्रुप के लोग अफ्रीका के फॉरेस्ट में ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे। उन्हें उस जगह पर जाकर काफी सारे एक्सप्लोरेशन करने थे और अफ्रीका के फॉरेस्ट को जानना था। उनकी प्लेन जैसे तैसे लैंड हो जाती है फॉरेस्ट के अंदर और वो अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगे थे। फिलहाल उन्हें यहाँ से आगे बढ़कर एक चेक पोस्ट की तरफ जाना था जहाँ से उन्हें उनका टूर गाइड पिक करेगा। थोड़ी ही देर के अंदर उनका जो प्लेन वहाँ पर छोड़कर गया था वो वापस चला जाता है, पर उनमें से किसी को नहीं अंदाजा कि खतरनाक फॉरेस्ट में कितनी खतरनाक चीजें मौजूद हैं। फिलहाल तो उस ग्रुप के अंदर एमिली और जेम्स नाम के दो दोस्त होते हैं। लोगन और बॉबी तो एथलीट थे, वहीं बिल और सैरा नाम के एक कपल होते हैं और सैरा की एक बहन मिया भी थी। वो सब एक साथ यही सोचते हैं कि उनका ये वेकेशन बहुत अच्छा जाएगा। जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए वो उस चेक पोस्ट पर पहुंच गए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, उनका टूर गाइड अभी तक पहुंचा ही नहीं होता। वो सब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लग रहे थे क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज्यादा थी और पता नहीं कौन सा जानवर कब हमला कर दे। फिलहाल उनके पास वेट करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं होता। वो सब वहीं पर बैठकर अपने टूर गाइड का वेट करते रहते हैं और कुछ घंटों बाद वो आ भी गया था। उस वैन को देखकर सभी को शांति मिली और फाइनली उसमें से उनका टूर गाइड एडम बाहर निकलता है। एडम ने सभी से फिलहाल माफी मांगी क्योंकि उसकी वैन रास्ते में खराब हो गई थी, लेकिन अब वो सब जाने के लिए एकदम रेडी हैं। वो सारे अमेरिकन अपने सारे सामान वैन के अंदर बंद कर लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन्हें तो इस फॉरेस्ट से होते हुए अपने फार्म हाउस की तरफ जाना था जहाँ वो रुकने वाले थे। एडम भी जगह जगह पर उन्हें गाइड करता रहता और वहाँ की इन्फॉर्मेशन देता, पर अचानक कुछ घंटों तक ट्रेवल करने के बाद उनकी वैन में वापस खराबी आ जाती है। वो तो एक ही जगह पर रुक गई थी। उसका ड्राइवर तुरंत ही जाकर इंजन चेक कर रहा था जिसमें से धुआं निकलता है और उसने तो एडम को साफ कह दिया कि ये वो ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपने अंकल को बुलाना होगा जिन्हें काफी डीप नॉलेज है। एडम अब एकदम से गुस्सा हो रहा था क्योंकि पहले ही वो अपने शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं और अब अगर और लेट किया गया तो उसका रिव्यू पहले से ही खराब हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद एडम बाकी अमेरिकन टूरिस्ट से जाकर ये बता देता है कि उनकी वैन में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और हमारा फार्म हाउस यहाँ पास में ही है, तो अगर हम चाहें तो हम पैदल चल सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। पहले तो उन अमेरिकन्स को डर लग रहा था कि यहाँ कितने अजीब तरीके के जानवर मौजूद हैं, लेकिन एडम विश्वास दिलाता है कि उसे इस जगह के बारे में सब पता है, वो उन्हें कुछ होने नहीं देगा। तो अब एडम के ऊपर भरोसा करके सभी अपने बैकपैक उठाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। यानी वो सब अफ्रीका के घने फॉरेस्ट में एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। ड्राइवर तो पीछे ही रह जाता है क्योंकि उसे वैन ठीक करनी थी, वो तो अपने काम में बिजी रह गया। हमें चलते हुए सैरा और मिया दिखाई जाती है जिनके बीच में कुछ अनबन हो रही थी। देखकर यही लगता है कि दोनों के बीच में ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। अब जब सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं तभी उस ड्राइवर को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस आवाज को नोटिस करके धीरे धीरे वैन के पीछे की तरफ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार आवाज करके उसे अपनी तरफ बुला रहा है। अब जैसे ही वो ड्राइवर देखने के लिए पीछे गया तभी कोई अनजान और बड़ी सी चीज उसे पकड़कर मार देती है। उसका हमला इतना तेज था कि ड्राइवर चिल्ला भी नहीं पाया। यानी उस जगह पर कोई अनजान सी चीज है जिसने अपना शिकार करना भी स्टार्ट कर दिया है और अब शायद बारी थी उन सारे अमेरिकन्स की जो फॉरेस्ट में खुलेआम घूम रहे हैं। अब एडम उन सभी को लेकर एक वाटरफॉल के पास आ जाता है जो सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए एडम ने कुछ मिनट तक यहाँ आराम करने के लिए कहा और फिर वो उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। कई अमेरिकन साथी तो वाटरफॉल को देखने चले गए, लेकिन एमिली वहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ जाती है हल्की होने के लिए। अब जैसे ही वो बैठकर अपना काम कर रही थी तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज आई। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों की कमी नहीं है। एमिली ने तो पत्थर उठा लिया और तुरंत ही भागते हुए अपने साथियों के पास आ गए। उसने तो बताने की भी कोशिश की कि शायद आसपास कोई जानवर है, लेकिन बाकी फ्रेंड्स एमिली को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक बंदर है, वही इस तरीके की आवाज निकालते हैं हमें डराने के लिए। एमिली भी आखिरकार इस बात से कन्विंस हो जाती है और ज्यादा नहीं सोचती। वो तो अब बाकियों के साथ मिलकर वहाँ चिल करने लगी थी। अब उस वाटरफॉल के पास मजे करने के बाद सभी वापस अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक मिया को याद आया कि वो अपनी वाटर बॉटल भरना भूल गई है, इसीलिए वो पीछे वाटरफॉल के पास जाती है पानी भरने के लिए। सभी फिलहाल वहीं पर मिया का वेट कर रहे थे और हमें पता चलता है कि मिया के ऊपर कोई तो नजर रख रहा है, जैसे धीरे धीरे वो उसके पास बढ़ रहा था। अचानक अब मिया के चिल्लाने की आवाज आती है। सारे फ्रेंड्स भागते हुए वाटरफॉल के पास जाते हैं मिया की मदद करने के लिए और वो देख पा रहे थे कि एक अफ्रीकन इंसान जिसके बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है वो एक वेपन की मदद से मिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। बाकी सारे साथी वहाँ पर आ गए और मिया को बचाकर उस आदमी के सामने चाकू रख दिया। ये समझ नहीं रहा था क्योंकि वो अफ्रीकन आदमी बहुत डरा हुआ था। वो अपने भाषा में कुछ तो कहने की कोशिश करता है, लेकिन सारे अमेरिकन्स उसकी बात को समझ नहीं पाते। उसके चेहरे पर एक डर साफ दिखाई दे रहा था।
थोड़ी ही देर में वहाँ पर एडम भी आ गया, जो पूरी सिचुएशन को संभाल लेता है। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था, जिसे देखकर अफ्रीकन आदमी पीछे हट गया और अब एडम सब संभालते हुए कहता है कि तुम सब पीछे चले जाओ, मैं इस अफ्रीकन से बात करके आता हूँ कि इसे क्या चाहिए। बाकी सारे साथी डरी हुई मिया को लेकर पीछे की तरफ चले गए और एडम को अपना काम करने दिया, क्योंकि वो इस जगह पर रहता है और उसे यहाँ के बारे में पता था। अब तो उनकी जर्नी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्योंकि यहाँ जानवरों के साथ ऐसे ट्राइब के लोग भी रहते हैं। यही सोचकर वो सभी अमेरिकन काफी ज्यादा घबरा गए थे। अब एडम उनके पास आता है और कहने लगा कि उसने अफ्रीकन इंसान को समझा दिया है, वो वापस हमें तंग नहीं करेगा। पर तभी जेम्स की नजर एडम के चाकू पर लगे हुए ब्लड के ऊपर जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसने अफ्रीकन इंसान को मार दिया है, लेकिन इस बारे में एडम ने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। अब वो सब फिर से ट्रेवल करते हुए आखिरकार अपने फार्म हाउस की तरफ पहुंच जाते हैं। वो फार्म हाउस दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था और सभी देखकर एक्साइटेड भी हो गए, लेकिन जब वो उसकी टेरिटरी में इंटर करते हैं तो पता चला वहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं है। वो पूरी जगह एकदम से खाली और वीरान दिखाई दे रही थी। उनमें से कई टूरिस्ट का पैर तो किसी जानवर के वेस्ट प्रोडक्ट पर चला जाता है, जो देखने पर घोड़े के शीट जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसमें बहुत ही ज्यादा गीलापन होता है, जैसे कोई अलग ही जानवर हो। लेकिन एडम ने पॉइंट आउट करके बताया कि यहाँ पर सिर्फ हॉर्स ही रहते हैं, जो शायद घास चरने गए होंगे। वहाँ पर तो हॉर्स के ऊपर बैठने वाली चीजें और उनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट थे। एमिली भी काफी खुश होकर उन चीजों को एक्सप्लोर करने लगी और अपनी फोटोग्राफ्स निकालती है। यानी वो सब तो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे अपनी वेकेशन एंजॉय करते हुए, पर अभी भी उन्हें नहीं समझ रहा था कि इस जगह पर बाकी टूरिस्ट क्यों नहीं। आखिर इंटरनेट पर उन्होंने देखा था कि ये काफी फेमस जगह। अब एडम को भी ये बिल्कुल समझ नहीं रहा होता है, इसीलिए वो उन लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। पता चला कि वो रेस्टोरेंट भी एकदम से खाली था, ना ही कोई स्टाफ और ना ही कोई मेंबर दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि वहाँ पर एक लेटर छोड़ा गया है, जो उस जगह के मैनेजर का था। उसमें साफ मेंशन होता है कि उनके एक स्टाफ की मृत्यु हो चुकी है पास ही वाले गांव में, इसीलिए वो सब उसकी फ्यूनरल के लिए गए हैं उस जगह पर। तो अगर उनके एब्सेंस में जो कोई भी आता है तो उन्हें अपनी सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। ये सुनते ही बाकी सब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन एडम ने उन्हें बताया कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो और मजा आएगा। इसलिए अब एडम ने सभी को आराम करने के लिए कहा और शाम के समय वो साथ में डिनर बनाएंगे। सभी के अंदर थोड़ा सा जोश भर गया होता है और अब एडम ने उन लोगों को अपने अपने रूम की चाबियां दे दी। एमिली और जेम्स को एक चाबी मिली होती है और लोगन और बॉबी को एक चाबी। विल और सेरा तो एक साथ ही रहेंगे और पता चला कि मिया को तो अकेला कमरा दिया गया। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और अब वो अपने अपने कमरे के अंदर जाने लगते हैं। मिया भी तुरंत ही अपने कमरे में एंटर करके सब कुछ चेंज करने लगी। लग रहा था कि सबसे एक्साइटेड वही है, लेकिन तभी हमें खिड़की से बाहर किसी को दिखाया गया जो मिया के ऊपर लगातार नजर रख रहा है और उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है। थोड़ी ही देर में मिया जब डिनर के लिए रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर नहाने में बिजी रहती है, तभी वही अनजान सी चीज जो नजर रख रही थी वो अंदर घुस जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे मिया के ऊपर हमला कर दे रही थी और मिया को बिना एहसास हुए वो उसे जान से मार देता है। अभी तक मिया के बारे में बाकी साथियों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, शायद उनकी भी हालत कुछ ऐसे ही होने वाली है। बाकी सारे लोग बाहर की तरफ बॉनफायर के आसपास बैठे हुए होते हैं। तभी सेरा को अपनी बहन दिखाई नहीं देती और वो उसके बारे में फिक्र करने लगती है। वो तो उसे देखने जा रही थी, लेकिन विल ने उसे बताया कि शायद मिया मेकअप कर रही होगी, उसे थोड़ा टाइम लगता है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। इस वजह से सेरा भी उस जगह पर बैठ जाती है और डिनर करने लगती है। अब यहाँ पता चला कि जेम्स जो कि एमिली के साथ बैठा हुआ था, लोगन नाम का वही एथलीट, अब जेम्स को साइड हटा देता है और एमिली के साथ जाकर फ्लर्ट करने लगता है। इससे जेम्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल में एमिली को पसंद करता है और इस तरीके से लोगन को बीच में नहीं आने दे सकता। एमिली भी बेचारी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तब जाकर जेम्स की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो लोगन के ऊपर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच थोड़ी अनबन होने लगी और दोनों झगड़ा ही करने लगे थे ऑलमोस्ट। लेकिन बाकियों ने जब उन्हें शांत रहने के लिए कहा, तब जाकर लोगन फॉरेस्ट में चला जाता है हल्का होने के लिए। जेम्स को उस समय बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी लोगन ने रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की होती है। तो अब जेम्स को बदला लेना था, इसलिए वो लोगन के पीछे पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो लोगन को जाकर चोट पहुंचाएगा। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। जेम्स अब जैसे तैसे जब आगे बढ़ रहा था तो चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं और अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया। वो इतना ताकतवर था कि जेम्स उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाता और हमें पहली बार उस अनजान चीज का चेहरा दिखाया गया जिसके पास एक नुकीला हथियार होता है और उसने उसी की मदद से जेम्स के पेट को ही फाड़ दिया। बेचारा जेम्स वहीं पर तड़प कर मर जाता है।
वो जो कोई भी था उसका साइज नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा था। भले उसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इंसान लग नहीं रहा था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर जब सभी लोग बैठे हुए होते हैं तो लोगन आ जाता है। लोगन के सर पर थोड़ा सा खून का धब्बे लगे हुए थे, जिसके पूछने के बाद वो बताता है कि मैं एक झाड़ी की टहनी से टकरा गया, क्योंकि अंदर की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी लोगन के ऊपर उस अनजान क्रिएचर ने हमला तो नहीं किया, शायद वो जेम्स को ही मारने में बिजी रह गया। अब तो सारा को अपनी बहन के लिए काफी फिक्र हो चली थी, इसीलिए वो उसके कमरे में बुलाने के लिए चली जाती है। एडम भी कुछ लकड़ियां लाने चला गया फार्म हाउस के अंदर, ताकि वो आग कंटिन्यू जलाते रहे। आग जलने की वजह से कोई जंगली जानवर उनके पास नहीं आएंगे। बाकी लोग तो वहीं पर चिल कर रहे होते हैं और अब यहाँ सैरा लगातार अपनी बहन मिया को आवाज दे रही थी। इतनी देर तक बोलने के बाद भी वो दरवाजा ओपन नहीं करती। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सैरा ने टॉर्च ओपन की और जब दरवाजा नहीं खुला तो वो खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाती है। फिर जब वो अपनी बहन को वापस आवाज लगाती है तो वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि वहाँ इतने सारे ब्लड के धब्बे लगे हुए थे और पता चला कि वहाँ उसकी बहन की डेड बॉडी थी। वो जोर से चिल्लाती है और ये आवाजें बाकी लोग सुनकर तुरंत ही भागे चले आते हैं। उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उनके ठीक सामने मिया की डेड बॉडी थी और उसकी दोनों ही आंखें निकाल ली गई होती हैं। ये तो बात क्लियर थी कि मिया मर चुकी है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से उसे किसने खत्म किया उन्हें नहीं समझता। सारा तो रो रो कर एकदम बेहाल हो चुकी थी। अब इन चीजों के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अभी भी जेम्स और एडम गायब हैं, तो उन्हें अपने साथ मिलाना ही होगा। इसलिए बॉबी नाम का एक लड़का एडम को बुलाने चला जाता है और वहीं बाकी लोग जेम्स को ढूंढने निकल पड़े थे, जो ऑब्वियसली पहले ही मर चुका है। पता नहीं उनके ऊपर अब कौन सा खतरा मंडराएगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि उनमें से हर एक कोई मरने वाला है। अब बॉबी नाम का वही लड़का जब अस्तबल में आकर एडम को आवाज लगाता है तो उसे कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता, लेकिन उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो खुला हुआ था। अब जैसे तैसे वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो भी एकदम चौंक गया, क्योंकि वहाँ कितने सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कई लोगों के बॉडी पार्ट्स गायब थे तो कई लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इतनी बुरी हालत आखिर कौन कर सकता है, ये वो सोच नहीं सकता था। अब बॉबी जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तभी एक लेडी मदद मांगती है, यानी वो जिंदा थी और तड़प रही होती है। बॉबी एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो उनकी हेल्प करने लगा बिना ये जाने कि ये सब किसके शिकार हैं। वहीं अब हमें लोगन और एमिली को दिखाया जाता है, जो जेम्स को आवाज देकर जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक और डेड बॉडी दिखाई दी। देखने से चेहरा साफ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब एक रेडियो सिग्नल वहाँ पर गिरा पड़ा मिला तो वो समझ जाते हैं कि शायद ये एडम है, जिसे किसी जंगली जानवर ने जान से मार दिया। एमिली भी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसे निकलना था यहाँ से। थोड़ी ही देर में बॉब भी उसी घायल पड़ी हुई लेडी को उसके पास लेकर आता है और बाकियों को फार्म हाउस में लेकर चला जाता है। वो लेडी इतनी ज्यादा तड़प रही थी कि उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी था। अब बाकी साथी जब उस फार्म हाउस में आ जाते हैं तब जाकर बॉबी उन्हें सच्चाई बता रहा था। उसने जो चीजें देखी वो विश्वास करने लायक ही नहीं है, यानी इतने सारे लोगों की डेड बॉडी, वो भी एक कमरे में। शुरुआत में बाकी लोग भी भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हादसे होते जा रहे हैं उनका भरोसा और भी सख्त होता जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें ये भी पता चलने लगा कि जिस तरीके से यहाँ आने पर इतने सारे टूरिस्ट गायब थे, वो एक्चुअल में ऐसे ही मार दिए गए होते हैं, ना कि वो किसी फ्यूनरल में गए थे। शायद वो लेटर भी उन्हीं खतरनाक लोगों ने रखा होगा जो इन्हें बेरहमी से मारता जा रहा है। अब वो लेडी जो घायल पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे होश में आती है। एमिली उसका अच्छी तरीके से फर्स्ट एड जो कर रही थी। उस लेडी ने अपना नाम एलन बताया और डर के कहती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वो खतरनाक चीजें हमारा पीछा कर रही हैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। एलन ये भी कह रही थी कि कुछ दिनों पहले वो अपने हस्बैंड के साथ इस फार्म हाउस में आई थी, लेकिन अचानक हम पर किसी ने हमला करना स्टार्ट कर दिया जो बहुत ही अजीब दिखता था। उसने एक एक करके सारे स्टाफ मेंबर और टूरिस्ट को कमरे में बंद कर दिया और उन्हें बारी बारी करके मारता रहा। उस अजीब सी चीज में बिल्कुल रहम नहीं है, इसलिए उसे जहाँ भी देखे उसे मार देना चाहिए। एलन अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी जान बचाने के लिए खुद सामने आया और उसने सारे हमले अपने बॉडी पर ले लिए। अब ये चीजें सुनने के बाद एमिली और उसकी पूरी टीम डर जाती है और सोचती है कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकले। तभी अचानक बॉबी को एक आइडिया आता है। उसके पास इस पूरे इलाके का मैप मौजूद था और वो मैप पर देखकर अच्छी तरीके से बताने लगा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दूसरा फार्म मौजूद है। अगर वो उस जगह पर चली जाए तो हो सकता है वो कोई मदद बुला सके। लेकिन बॉबी ने वहाँ अकेले जाने का डिसाइड किया क्योंकि वो और ज्यादा किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब यही प्लान वो सारा बॉयज ग्रुप बनाता है और डिसाइड करता है कि वो इस पर अमल करेंगे। लग रहा था कि वो यहाँ से अच्छी तरीके से बाहर निकल सकते हैं और इसकी थोड़ी खुशी भी उन लोगों में हो रही थी
लेकिन तभी उनका पासा एकदम पलट गया। वहीं पर एक गोली चलती है जो सीधा जाकर बॉबी के सर में लग गई। बॉबी वहीं पर गिरकर मर गया होता है और आसपास एकदम अफरा तफरी मच जाती है। बाहर की तरफ जो कोई भी था वो निशाना लगाकर सभी को मारने का ट्राई करता है। ये सेंस करते ही बाकी बचे हुए लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। लोगन और विल भी जैसे तैसे बचते हुए अपनी लेडीज के साथ जाते ही हैं, लेकिन पता चला कि उस खतरनाक आदमी के रेंज में सेरा आ चुकी है। उसने सेरा के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। विल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड की मौत पर, लेकिन लोगन और बाकी सब उसे खींच रहे थे क्योंकि इस समय नीचे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पता चला कि वो डेडली आदि मानव उनके फार्म हाउस में घुस चुके हैं और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उनके पास तो नुकीले हथियार और वेपन्स भी थे। फिलहाल के लिए लोगन और विल ऊपर वाले दरवाजे की तरफ आ जाते हैं और बाकी दोनों लेडी उसको दूर भागने के लिए कहते हैं। वो दरवाजे को पकड़ कर रख रहे थे, लेकिन पता चला कि उस खतरनाक आदमी ने अपनी तलवार दरवाजे में घुसा दी है जो लोगन के हाथ में लग जाती है। वो उसके आर पार हो गई थी और लोगन को बहुत दर्द हो रहा था, यानी वो दरवाजे पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इस वजह से लोगन और विल तुरंत ही वहाँ से निकलकर नीचे उतरने लगे थे। एलन तो एमिली के साथ होती है और वो भी जब वहाँ पर आई तो उसके पैर पर चोट लग गई। एलन घायल हो गई थी, इसीलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। थोड़ी देर में वो सोच रहे थे कि वो वहाँ से निकल जाएंगे, तभी वो खतरनाक किलर वहाँ पहुँच जाता है। वो चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से एक पतले रास्ते के अंदर चले गए थे जहाँ से कोई देख नहीं सकता। किलर उसी पैसेज के ऊपर होता है और वो धीरे धीरे चल रहा था अपने शिकार को ढूंढने के लिए। तुरंत ही उसने अपनी तलवार निकालकर नीचे घुसा दिया और ये तलवार बेचारी एलन को लग जाती है जो वहीं गिरकर मर गई। बाकी बचे हुए तीनों लोग इतना तेजी से भागते हैं कि वो बीच में कहीं रुके नहीं रहे थे और इस मोमेंट पर पता चला कि ऐसे कुल 2 लोग हैं जो उन्हें मारने के पीछे पड़े हुए हैं। लोगन का हाथ पहले ही डैमेज था और यहाँ विल और एमिली समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जाए। सिर्फ एक बॉबी ही था जिसे रास्ता पता होता है दूसरे फार्म हाउस का, लेकिन उन्हें कुछ तो करना ही होगा उन सारे किलर से बचने के लिए। अब वो लोग जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं जहाँ उन्हें ठीक लग रहा था। अच्छी बात हुई कि सुबह होने से पहले उन्हें वो फार्म हाउस मिल जाता है। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके वो अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर फिलहाल के लिए तो कोई भी नहीं था। लोगन के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलता है, इसलिए एमिली उसकी देखरेख करती है। अच्छी तरीके से मरहम पट्टी करने के बाद अब उसका खून बंद हो गया था। विल को तो उस जगह पर एक लैपटॉप भी मिलता है जिसे वो ओपन करके देखने लगा और पता चलता है कि इसमें वो सारे कैमरेस के फुटेजेस लगी हैं जो फार्म हाउस के कमरे में लगाए गए थे, यानी उनकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था यहाँ से। अच्छी तरीके से उस लैपटॉप को देखने के बाद पता चला कि ये एडम का लैपटॉप है और एडम एक समय पर एक्स मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था। उसमें एडम के बारे में और भी रिपोर्ट्स होती हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करता, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसे क्राइम कर दिए जिससे मिलिट्री वालों ने उन्हें काम से ही निकाल दिया। एक्चुअल बात ये थी कि एडम और उसके साथियों ने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ लोगों को मार दिया होता है और गवर्नमेंट की नजर में ये साफ साफ कानूनन अपराध है। इस वजह से एडम के साथियों को बंद करके रखा गया था, लेकिन वो सब बड़ी चालाकी से कहीं भाग गए और आज भी वो सब मिसिंग हैं। विल तुरंत ही समझ जाता है कि ये काम एडम और उसके साथियों का ही हो सकता है। अब जब वो कुछ इस पर एक्शन ले पाते, इससे पहले कमरे में कोई घुसा और सभी को मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद लोगन और विल को जब होश आता है तो उनके सामने ऑब्वियसली एडम खड़ा हुआ था। उसके हाथ में वेपन्स होते हैं और वो बिल्कुल भी टूर गाइड जैसा बिहेव नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि वो अब इन सभी को एक एक करके मार देगा। एडम ने तो सबसे पहले लोगन को पकड़ा और उसे टॉर्चर करने लगा। साथ ही साथ वो उन दोनों को ये भी बता रहा था कि मुझे बदला लेना है। दरअसल यूएस मिलिट्री ने उसे ह्यूमिलिएट करके बाहर निकाल दिया था, तो इसका बदला तो एडम को लेना ही था। इस वजह से वो कंट्री से बाहर भागकर यहाँ आ गया, लेकिन उसने किलिंग करना बंद नहीं किया क्योंकि यही उसका एक असली रास्ता है सेटिस्फैक्शन का। तुरंत ही उसने लोगन की आंखें निकाल ली और बॉडी में स्टैब करके मार दिया। बेचारा विल एकदम रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देखा था। फिर एडम और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि उसने जानबूझकर तुम्हारे ग्रुप को टारगेट किया, क्योंकि पता चलता है कि विल के जितने भी टीम मेंबर्स थे उनके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में काम करते और यूएस मिलिट्री का पार्ट होते हैं। इन्हें मारकर वो यूएस मिलिट्री वालों को ही सबक सिखाना चाहता था। वो ये शो करना चाहता है कि अगर तुमसे अधिकार छीना जाए तो कितना ज्यादा दर्द होता है। शायद देखकर लग रहा था कि एडम अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि अब उन लोगों में से सिर्फ विल और एमिली ही बाकी थी। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ जहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने आपको किडनैप किया है और आपको एक जगह बंद करके टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अपनी जान बचानी है और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे उन लोगों को गुस्सा आ जाए और वो आपको डैमेज पहुंचाएं।
ऐसे सारे किलर्स का एक डार्क पास्ट होता है जिसे एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो हमें सिंपली उन सारे किलर और बदमाश लोगों से उनके पास्ट के बारे में पूछना है और उन्हें एक तरीके से बिजी रखना है ताकि वो आपको एज अ फ्रेंड माने, ना कि अपना दुश्मन। अगर आप उन सारे किलर्स को मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि वो सही थे तो शायद हो सकता है कि वो आपको ना मारे, लेकिन इसकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे। हमें जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप को छुड़ाना है और अपने हाथ को रस्सी से निकालने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक आती है अपने अंगूठे को तोड़ देना। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने अंगूठे को डिसलोकेट कर दें तो बहुत सारी जगह बन जाती है हाथ को रस्सी से निकालने के लिए। फिर आजाद होकर आपको जल्द से जल्द उस पर अटैक करना है, कुछ भी लेकर। याद रहे किसी भी किलर को अधमरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर उसे एक बार और मौका मिला तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। चाकू या फिर कोई भी चीजें उसके गले या ऊपरी वाले हिस्से पर मारिए, क्योंकि फेस वाले हिस्से बहुत नाजुक होते हैं। जितना जल्दी हो सके उन्हें मारकर आगे बढ़िए। और पता चला कि यही सेम काम एमिली ने किया है। एडम जब बात करने में बिजी था तभी एमिली पीछे से आकर उस पर चाकू मार देती है। उसने उसे काफी घायल कर दिया था, लेकिन चाकू उसने पीठ पर मारा होता है। जैसे तैसे एमिली विल को छुड़ाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। वो दोनों बाहर की तरफ पहुंच तो गए थे, लेकिन पता चला दूसरा इंसान भी वहाँ मौजूद है जो एडम का साथी था और उसने ही कई सारे लोगों की जानें ली होती। एडम भी घायल अवस्था में उनके पीछे आ गया, यानी दोनों घिर चुके हैं। एमिली और विल डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें लड़ाई करनी होगी, इसलिए पहले तो दोनों एडम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उससे डैमेज पहुंचाते रहते हैं। एडम में भी जितनी हिम्मत थी वो एमिली और विल दोनों को खत्म करने की कोशिश करता है, पर एमिली समझ चुकी थी कि एडम को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो फिर से उसे स्टैब करती है और एक जगह पर गिरा देती है। अच्छा मौका देखकर वो विल के साथ वहाँ से भागने लगी, पर पता चला कि वही दूसरा इंसान उनका पीछा कर रहा है। उसके हाथ में तो गन मौजूद थी और उसने तुरंत निशाना लगाकर विल के पैर पे मार दिया। विल बेचारा एकदम घायल हो चुका होता है। एमिली उसकी मदद करती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं, पर ऑब्वियस बात है कि वो उस इंसान से बच नहीं सकते। एक पेड़ के पास आने के बाद दोनों ही गिर गए और बहुत ही ज्यादा भीख मांगने लगे उसके सामने। वो खतरनाक आदमी अब उन्हें मारने के इंटेंशन से जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका पैर एक जाल के ऊपर फंस गया। उस जाल के एक्टिवेट होने के बाद एक नुकीली लकड़ी उसकी बॉडी में आकर घुस जाती है और उस डरावने आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। पता चला कि ये जाल एक्चुअल में उसने ही लगाया था, जिसमें फंसने के बाद वो वहीं तड़प कर मर गया। एमिली और विल जैसे तैसे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक सैटेलाइट फोन लेकर कांटेक्ट कर देते हैं रेस्क्यू टीम को। अब फॉरेस्ट वाला इलाका खत्म हो चुका था। वो एक ओपन एरिया में आते हैं और अचानक पता चला ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, यानी आखिरकार उनकी जान बच गई है। इतने सारे साथियों में से सिर्फ वो दोनों ही निकल पाए थे और उन्हें पता है कि अफ्रीका के इन फॉरेस्ट में क्या क्या हुआ था उनके साथ। हमारी भी कहानी इस तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।